मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे स्पेशल बुलेटिन एमपीसीजी प्राइम की। छत्तीसगढ़ में कथित मानव तस्करी और धर्मांतरण की कोशिश मामले में गिरफ्तार केरल के 2 नन और नारायणपुर के एक आदिवासी युवक को एनआईए कोर्ट ने जमानत दे दी है। तीनों ही आरोपियों को सशर्त जमानत दी गई है। आरोपियों को जमानत तो मिल गई है, लेकिन इस पर सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की जीआरपी द्वारा 25 जुलाई को मानव तस्करी और धर्मांतरण की कोशिश की शिकायत पर गिरफ्तार केरल की 2 नन और एक युवक को एनआईए की बिलासपुर कोर्ट ने जमानत दे दी है। शर्तों के साथ तीनों ही आरोपियों को जमानत दे दी गई है। देखिए, कंडीशंस तो ऑलरेडी कानून में प्रेस्क्राइब्ड है। उन्हीं कंडीशंस को माननीय न्यायालय ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि उनको बेल बॉन्ड्स वगैरह देने हैं और श्योरिटी देनी है 50,000 की सिस्टर्स को, और साथ ही साथ में जो बाकी है कि उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा थाने में। जब वो बाहर नहीं जाएंगी तो उसके इन्फॉर्मेशन देने पड़ेंगे। पासपोर्ट्स उनको सरेंडर करना है, वो देश छोड़ के बाहर नहीं जा पाएंगी। और इन कंडीशंस के साथ न्यायालय ने उनको बेल ग्रांट किया है। उनको आगे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना है। यही सारी जो शर्तें रहती हैं, जो आमतौर पे बेल में रहती हैं, उन्हीं शर्तों को न्यायालय ने रखा। इन्वेस्टिगेशन करके जो भी अंतिम में आएगा उस हिसाब से अपना या तो वो जो खात्मा है उसे पेश करेंगे या चालान पेश करेंगे। जमानत तो मिल गई, लेकिन गिरफ्तारी के बाद से छत्तीसगढ़ से दिल्ली और केरल तक मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत केरल बीजेपी के नेताओं का आरोपियों को समर्थन, फिर इंडिया गठबंधन के सांसद नेताओं के दल का छत्तीसगढ़ दौरा और अब रिहाई के बाद भी आरोप लगाने का सिलसिला जारी है। बेल हो चुका है। हम कल से इंतजार में था, अच्छा खबर मिला है। हमने अभी नन से मुलाकात हुआ है, वो भी खुशी है। उनका आंखों से देखो ये टीयर्स तो आया है। वो बोल रहे ये तो सत्य जीता है, संविधान जीता है, हमारा कानून जीता है। फिर भी ज्यादा लड़ाई है, बाकी है। अभी तो एफआईआर तो रद्द करने के लिए, उसको क्रश करने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। फिर भी अभी हमको आश्वास है, हम सोचते अभी उनको अभी 2 बजे तक हमको उनको रिलीज कर सकते हैं। हम सब वेट कर रहे थे इसी मोमेंट के लिए, क्योंकि 8-9 दिन से ये जो 2 नन जेल के अंदर थे, इन्होंने कुछ भी गलत नहीं की है। एक केस जो है पूरे का पूरा फर्जी केस है, जबरदस्ती इनको अंदर डाला गया था। ये चीज अभी सबको समझ गए हैं। आपने भी ऑर्डर देख लिया होगा कोर्ट का, उसमें उन्होंने साफ साफ ये लिखा है जो भी इनके ऊपर आरोप लगाया था उसको सबूत करने के लिए इनके पास, प्रोसिक्यूशन के पास, सरकार के पास, पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं था। और ये कोर्ट को ये सब कुछ पता चला है और आखिर में इनको न्याय मिला है। ये सत्य का जीत है, ये हमारा संविधान का जीत है। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर कथित धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में पकड़ी गई 3 आदिवासी युवतियों ने अब खुद सामने आकर मामले में नया मोड़ ला दिया है। नारायणपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उन्होंने एक लिखित आवेदन सौंपा, जिसमें उन्होंने दुर्ग स्टेशन पर उनके साथ हुई मारपीट, छेड़छाड़, जाति सूचक गालियों और धमकी के गंभीर आरोप लगाए। कैसे लग रहा है आपको आज जब आप लोगों के साथ में जो साथी जो थे, नन थे, और जो एक आप लोग के भैया बता रहे हैं वो गए हुए थे, उनको आज एनआईए कोर्ट से जमानत मिल गई, कैसा लग रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है। और बेगुनाह साबित के अंदर किया गया ज्योति शर्मा ने, और हम लोग भी बेगुनाह थे। बिना सबूत का वो ज्योति शर्मा ने हमको अंदर, भैया और सिस्टर को अंदर की है। हमको अच्छा नहीं लग रहा था। और कोर्ट के द्वारा आज भैया और सिस्टर को बाहर मतलब दिया जा रहा है, तो हमको अच्छा लग रहा है। और भी युवतियां हैं, जो 2 युवतियां जो साथ में थी। पहली बार ऐसा हुआ है जब ये तीनों युवतियां एक साथ कैमरे पर दिख रही हैं। जी, आपका नाम पहले जानना चाहिए। कमलेश्वरी प्रधान। कैसा लग रहा है आज नन और युवक को जो बेल मिला है उसके बाद से? अच्छा लग रहा है कि नन और भैया को छोड़ रहे हैं, तो मेरे को अच्छा लग रहा है। और कोर्ट को भी मैं सलाम करती हूँ कि उसने हमारे गरीबी को समझा और हमारे दुख दर्द को समझा और उन्हें रिहाई दी और हमारे बेगुनाहों को साबित की।
जी लगातार ये बता रहे हैं कि नन और जो युवक है वो बेगुनाह थे और उन्हें आज जिस प्रकार से कोर्ट से रिहाई मिली है उससे कहीं ना कहीं ये अपनी संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। एक और युवती है, उनसे भी उनकी परिचय जान लेंगे। क्या नाम है आपका? सुकमती मंडावी, कहाँ के रहने वाले हैं? पोचावेड़ा। तो आज आप लोग यहाँ पर पुलिस अधीक्षक के पास क्यों आए थे? हम लोग अपना बयान देने आए थे। अच्छा, आज पुलिस अधीक्षक के पास में बयान दर्ज करवाने आए थे आप? जी। मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोपों और कार्रवाई के बाद मचे सियासी बवाल के बीच छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ नया कानून लाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में राज्य में धर्मांतरण से जुड़ी शिकायतों के आंकड़े भी जान लीजिए। साल 2021-22 में धर्मांतरण के रायपुर जिले में 5, महासमुंद जिले में 10, धमतरी जिले में 1, दुर्ग जिले में 6, बालोद जिले में 1, सरगुजा जिले में 1, जशपुर जिले में 6, बस्तर जिले में 1 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 9 मामलों में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। साल 2022-23 दुर्ग जिले में 1, जांजगीर चांपा जिले में 2, कोरबा जिले में 6, बलरामपुर जिले में 2 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 3 प्रकरणों में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। साल 2023-24 में दुर्ग जिले में 1, बालोद में 1, बिलासपुर जिले में 1, जांजगीर चांपा जिले में 3, कोरबा जिले में 7, बलरामपुर जिले में 2, कोरिया जिले में 1 शिकायत प्राप्त हुई। इनमें से 9 मामलों में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। साल 2024-25 में धर्मांतरण को लेकर रायपुर जिले में 3, महासमुंद जिले में 1, दुर्ग में 1, बालोद जिले में 3, कबीरधाम जिले में 1, बिलासपुर में 8, जांजगीर चांपा जिले में 5, कोरबा जिले में 7, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 2, बलरामपुर जिले में 10, सूरजपुर जिले में 1, दंतेवाड़ा जिले में 1 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 23 मामलों में प्रकरण पंजीबद्ध कर 1 प्रकरण में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। धर्मांतरण की कितनी स्थितियां वहां थी, कितने वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया है। आज जब विषय उभरकर सामने आ रहे हैं तो बोला जा रहा है। आज हमारी सरकार है, इस पे विषय नहीं है। कितने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, कितने वर्षों तक अभी विगत सरकार रही, उस आधार पर उसका आकलन होती है। तो तंत्र इनका डेवलप इन्होंने किया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी जिम्मेवारी है, हम दुरुस्त करके छोड़ेंगे। केरल में चुनावी मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में 2 ननों की छत्तीसगढ़ में गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़, केरल से लेकर दिल्ली तक मचे सियासी बवाल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चर्चा है कि केरल इलेक्शन में क्रिश्चियन कम्युनिटी को साधने के लिए लेफ्ट से लेकर राइट विंग तक उनके समर्थक एक साथ आ गए हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ में इस केस में आगे क्या होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। दुर्ग से चंद्रकांत शर्मा, बिलासपुर से प्रफुल्ल तिवारी, नारायणपुर से आकाश सिंह ठाकुर के साथ रायपुर से नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरसी है। आफत की बारिश जब थमी और बाढ़ का पानी उतरा तो तबाही के निशान पीछे छूट गया और साथ ही सियासत भी। रिपोर्ट देखिए। सर्वे होता है, पटवारियों वगैरह तहसीलदार सब कोई आता है, सर्वे करता है। जब लाभ देना ही नहीं तो सर्वे क्यों करती है? अभी कम से कम 10 से 12 मकान डूबे हुए हैं। लगभग 10 से 15 दिन हो गए हैं, बराबर घरों में पानी भरा हुआ है। उसमें जाए अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी दूसरे के मकान में, आश्रम है, एक आश्रम में। सपा नष्ट है, बाढ़ रात में आई है, आदमी घरों नहीं निकल पाया। मकान में बाढ़ नुकसान ज्यादा है। मोटे आदमी कर रहे देखो पूरे भर गए, मुँह पर छत पे चढ़े सूखा खेत है क्योंकि आप तो पानी भर गए, गिरा ही गए। न सामान उठा पाओ, न कचू कर पाओ। आफत की बारिश तो थमी और बाढ़ की स्थिति से भी निजात मिल गई, लेकिन बाढ़ के बाद की तबाही की तस्वीरें अभी बाकी है। ये बाढ़ के बाद तबाही की तस्वीरें हैं और लोग परेशान हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ बाढ़ का पानी पहुँचा वहाँ वहाँ सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। न सिर पर छत बची और न ही ठिकाना। बाढ़ ऐसी आई कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जो जितना बचा पाया वो सामान को अपने साथ सुरक्षित स्थान पर ले गया, बाकी सब पानी में बह गया। 2021 में आया था और 2024 में आया था और ये 2025 में आया, ये तो सभी को मालूम है। और सर्वे होता है, पटवारियों वगैरह तहसीलदार सब कोई आता है, सर्वे करता है। जब लाभ देना ही नहीं तो सर्वे क्यों करती है? हम लोगों को मतलब है ना, मतलब सामान के तौर पे आर्थिक स्थिति से भी काफ़ी क्षति पहुंची है। जो भी भारी सामान था हमारा, जो उठाने की स्थिति में नहीं हम लोग,
तो पानी है ना रात को आया बहुत तेज़ी से, और मान लो हम लोगों ने घरों में से सामान भी नहीं निकाल पाया, और जितना हल्का पूरा सामान था वो थोड़ा बहुत निकाल लिया है। तो अभी क्या स्थिति, कितने मकान डूबे हुए हैं? अभी कम से कम 10 से 12 मकान डूबे हुए हैं, लगभग 10 से 15 दिन हो गए हैं, बराबर घरों में पानी भरा हुआ है। अभी आए पटवारी से, तहसीलदार से बोला पहले का नुकसान मिलने, अभी वो वाउचर मुख्यमंत्री नहीं डाल रहे, खर्चा भी मुख्यमंत्री नहीं डाल रहे, तो अब क्या करें? अब हम लोगों को तो भागना पड़े। लोकल का प्रशासन की अगर बात की जाए तो कलेक्टर पर आए थे क्या? कलेक्टर साहब नहीं आए यहाँ पर। अच्छा, कलेक्टर कोई साहब आश्वासन वगैरह कोई किसी प्रशासन? नहीं। बाढ़ बारिश की तबाही के बाद अब जनता सरकार से मदद की आस लगाए बैठी है। सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन भी मिल रहा है, पर इस बीच राजनीति भी शुरू हो गई है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गुना जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। साथ ही मोहन सरकार को चेतावनी दी कि अगर 8 दिन में मुआवजा नहीं मिला तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। नगर पालिका का अध्यक्ष 50% कमीशन की बात करता है। कोई बात ऐसी नहीं हुई जिससे कि प्रशासन का कोई भी सरोकार जनता के बीच में रहे, जनप्रतिनिधियों का कोई भी सरोकार जनता के बीच में रहे। मैं आग्रह करता हूं कि ऐसी समय पे कोई राजनीतिक कुर्ते देना चाहिए, और मैंने कलेक्टर को कहा है कि आप एक एक घर का सर्वे कर, नुकसान का आकलन कर, उनके मुआवजे की व्यवस्था कर। घरों में अनाज भी बचा है, गेहूं, मक्का, ज्वार सब सड़ गए हैं। दूसरी तरफ शिवपुरी जिले में शासन प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बाढ़ प्रभावितों को जल्द से जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में प्रशासन के लोग और बीजेपी के विधायक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया है। प्रशासन लगा हुआ है। आदरणीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री जो थे सिंधिया जी हैं, वो उसी दिन से पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरी उन्होंने वहाँ से टीमें भी भेजी थी ताकि लोगों को रेस्क्यू कर सकें। और अब जब बाढ़ उतर गई है तो उनके खाने के इंतजाम के लिए सब पूरा सरकारी अमला लगा हुआ है। और उनका जो भी मकान गिर गया है उसकी सारे पटवारी, 3-3 पटवारियों की एक गांव में ड्यूटी लगा दी है। हर जगह हम जा रहे हैं, पटवारी मिल भी रहे हैं कि भाई जिसका जो नुकसान हुआ है उसको लिखो, और ज्यादा से ज्यादा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश पूरी है कि जब तक उनको मिल नहीं जाएगा, जब तक हम लोग जो है इस काम में लगे। एक तरफ सरकार अपना काम शुरू कर चुकी है, दूसरी तरफ विपक्ष अपनी राजनीति पर। कहीं न कहीं इस बीच कोई परेशान है तो वो है आम जनता, जिनके सामने बाढ़ के चलते 2 वक्त की रोटी तक की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। ऐसे में देखना होगा कि बाढ़ पीड़ितों को कितनी जल्दी राहत मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जर्जर स्कूल बच्चों के लिए कितने खतरनाक हैं, हमने राजस्थान के झालावाड़ में देखा। पर इसके बावजूद प्रदेशों में जर्जर स्कूल की समस्या बरकरार है। ऐसे ही कुछ स्कूल हैं मध्य प्रदेश के। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के झालावाड़ में जो हादसा हुआ वो सबक लेने के लिए काफी है, पर उसके बाद भी प्रदेशों में जर्जर स्कूलों की दशा बदलने का नाम नहीं ले रही है। ये जर्जर स्कूलों की तस्वीरें मऊगंज, उमरिया और मैहर की है, जहां दीवारों के नाम पर दरारें हैं और छत से लगातार गिर रहा प्लास्टर हादसे को दावत दे रहा है। उसके बाद भी इन जर्जर स्कूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैहर में तो 2 साल पहले ही पीडब्ल्यूडी ने स्कूल को जर्जर घोषित कर दिया था, पर फिर भी बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि मैहर के देवराज नगर के उच्च माध्यमिक विद्यालय को 2 साल पहले पीडब्ल्यूडी ने जर्जर घोषित कर दिया था। स्कूल को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था, लेकिन स्कूल में आज भी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। जर्जर कक्षाओं में बच्चे डर के साए में पढ़ाई करते हैं। बच्चों का कहना है कि डर लगा रहता है कि कहीं प्लास्टर उनके ऊपर न गिर जाए। पूरी जर्जर हालात में, और इन्हीं बिल्डिंग के नीचे जो बच्चे हैं वो अपना पठन पाठन का कार्य करते हैं। और आप लोगों की जो बिल्डिंग है पूरी जर्जर हालात में, कैसे आप लोग पढ़ते होंगे? पढ़ाई करते समय हमारा सारा ध्यान बिल्डिंग पे रहता है कि कहीं हमारे ऊपर गिर तो नहीं जाएगी। पढ़ाई पे हमारा ध्यान ही नहीं रहता। तो अतिरिक्त कहीं जगह नहीं है इसी बिल्डिंग में? नहीं, जो है इतना ही है। जर्जर बिल्डिंग है, तो ऐसे में कैसे पढ़ती होंगी, पढ़ाई होती होगी आप लोग की? पढ़ाई ही नहीं हो पाती है। आधे से ज़्यादा ध्यान तो बिल्डिंग में रहता है कि कहीं ऊपर ना गिर जाए। कुछ विद्यालय के छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमन बुनकर। कैसे पठन पाठन करते होंगे बिल्डिंग जर्जर हालत में? हो गया सर, कुछ आधा ध्यान बिल्डिंगों में रहता है, आधा पढ़ाई में। तो क्या करें, कुछ है ही नहीं तो करना पड़ता है यही। छात्रों की संख्या लगभग 350 के आसपास है।
जबकि शासन द्वारा 2022 में इस देवराज नगर हायर सेकेंडरी को डिसमेंटल घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद भी हम किसी न किसी तरह से छात्रों की व्यवस्था बना करके पढ़ाई का काम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी समस्या जा रही है। हो सकता है कभी बिल्डिंग गिर जाए छात्रों के ऊपर, ये कोई निश्चित नहीं। कुछ ऐसा ही हाल है उमरिया जिले के शासकीय प्राथमिक शाला छटन कैंप का, जहां जैसे तैसे एक जर्जर कमरे में ही कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं। ना बच्चों के पास सुविधाएं हैं और उसपे से जान का खतरा अलग है। जर्जर दीवारें जो लगातार किसी अनहोनी की ओर इशारा करती नजर आती है, पर फिर भी बच्चों की पढ़ाई इस जर्जर कक्षा में हो रही है। ये प्राथमिक पाठशाला संचालित हो रही है, वहाँ के अंदर किस हिसाब से संचालन कार्य है, बिल्डिंग की स्थिति क्या है, हम आपको रूबरू कराते हैं। आइए हम इस कक्ष में आपको सबसे पहले दिखाएं। ये कक्ष है, यहाँ के हालात से आपको रूबरू कराएं। ये बिल्डिंग है जो बनाई गई है, भवन बनाया गया है, उसकी जो दीवारें हैं वो दरार मार चुकी हैं और छतों से बरसात के पानी का सीपेज भी पूरा अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये कक्ष है, यहाँ पे बच्चों को बैठना था, यहाँ की दीवारें दरक गई हैं, बरसात का पानी भी टपक रहा है, जिस कारण आप ये देखें इस कक्ष में जो पठन पाठन की सामग्री रखी गई, किस हिसाब से रखी गई है, ये तो स्वयं बयां कर रही हैं। आप ये देखें, ये बरसात के पानी के बचाव के लिए एक खिड़की है, उसके ऊपर ये पठन पाठन की सामग्री रखी गई है, शायद ये बरसात के पानी से बच सके और खराब न हो सके। इस कक्ष में कक्षाएं संचालित होनी थी। पानी गिरता है तो हम वहाँ से वहाँ बैग लेकर खिसकते हैं। चलिए, और बच्चियां हैं, ये तो बताए कि पानी गिरने में इन्हें काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। एक बच्ची और इनसे हम जानते हैं, क्या नाम है आपका? चांदनी सिंह। बताइए क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ? जब बारिश होती है तो छत से पानी चूता है, इसलिए हमको उधर एक क्लास से दूसरी क्लास जाने पड़ती है। दिक्कतें होती हैं पढ़ने में दिक्कत होती है। एक कक्षा में आप लोग सभी बैठते हैं जी। वहीं मऊगंज जिले में हालात ये हैं कि स्कूल तो जर्जर है ही, साथ ही स्कूल भी वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ प्राथमिक विद्यालय जयसवाल टोला में पिछले कई दिनों से ताला लटका हुआ है। ना तो शिक्षक स्कूल पहुँच रहे हैं और न ही बच्चों की पढ़ाई हो रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि स्कूल अक्सर बंद रहता है। नतीजतन कई अभिभावकों ने मजबूरी में अपने बच्चों का नाम सरकारी स्कूल से कटवाकर निजी स्कूलों में दाखिला दिलाया है। अभी ये केंद्र बंद है, आपका आंगनबाड़ी केंद्र बंद है, स्कूल बंद है। जी सर, मैम से मैं बात की थी, बच्चे की मैम से बात की थी, तो मैम बोली कि अभी मेरी तबीयत खराब है। हमने अपने सुपरवाइजर से बात की करके मानो रीवा आई हूँ, छुट्टी लेके आई हूँ रीवा। और सहायिका मैम आती थी, पर शायद कल भी नहीं आए हैं, आज भी नहीं आए हैं। 2 दिन से केंद्र बंद है। आपके भी बच्चे यहीं पढ़ते हैं? यहीं जाता था, पर आज से मैं प्राइवेट भेजने लगी। भाई स्कूल बंद रहती है तो कितने दिन घर में बैठाएंगे? बच्चा इतना बड़ा हो गया, कुछ जानने लायक हो गया ना, स्कूल भेज दी मैंने, प्राइवेट स्कूल। किस स्कूल में जाते हैं? भलुआ स्कूल में। सरकारी स्कूल की ये बदहाली और बढ़ती जा रही लापरवाही सवाल खड़े करती है कि आखिर कब स्कूलों की दशा सुधरेगी और बच्चों को दिशा मिल पाएगी। एनडीटीवी के लिए मऊगंज से विमलेश, उमरिया से एजाज खान, मैहर से धर्मेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए तमाम तरीके की योजनाएं लाती है ताकि बच्चों को पौष्टिक आहार के साथ खेलने की सुविधा भी मिल सके। लेकिन बलरामपुर जिले का एक ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र भी है जो अपनी बदहाली पर इस बारिश के मौसम में भी आंसू बहा रहा है। ये देखने में आपको खंडहर और जर्जर कच्चा मकान लगेगा, पर ऐसा नहीं है। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 15 बच्चे पढ़ाई करते हैं। दरअसल ये बलरामपुर जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत जतरो खास का एक आंगनबाड़ी केंद्र है। आंगनबाड़ी केंद्र के नाम पर यहाँ बस जर्जर 4 कच्ची दीवारें हैं और कुछ जर्जर सामान के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। न किताबें, न बच्चों के बैठने के लिए बेंच और न ही खेल का मैदान। यहाँ तक कि मिड डे मील भी बच्चों को नहीं मिल पाता। दरअसल जब आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर हालत में पहुंचा तो आंगनबाड़ी को एक कच्चे मकान में शिफ्ट कर दिया गया, जिसकी चौखट की लकड़ी पर चौक से लिख दिया गया आंगनबाड़ी केंद्र जतरो और इसे आंगनबाड़ी केंद्र बना दिया गया। आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए सुविधाओं की बात करें तो अंदर बस हिंदी और अंग्रेजी के वर्णमाला के लगे 2 चार्ट हैं।
और एक ग्रीन बोर्ड जिस पर लिखकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके सिवा यहाँ कुछ नहीं है। वहीं आंगनबाड़ी के संचालन के लिए सालों से भवन की मांग की जा रही है, पर आंगनबाड़ी केंद्र जतरू को नया भवन नहीं मिल सका है। हम लोग का बहुत परेशानी है घर को लेकर। हम लोग को नया मकान चाहिए। बच्चे लोग को परेशान हो रहा है। कच्चे मकान में रह के बरसात का दिन है, पानी उनी सब घुस जाता है घर के अंदर। बच्चे बिठाने में भी दिक्कत हो रही है और घर के लिए हम लोग मांग के तो घर भी नहीं मिला आज तक। 2 साल बीत गए हैं और तब से आंगनबाड़ी इसी दशा में कच्चे मकान में ही चल रहा है। ऐसे में डिप्टी कलेक्टर का कहना है कि जल्द से जल्द नया आंगनबाड़ी केंद्र बनाकर वहां शिफ्ट किया जाएगा। जतरो खास आंगनबाड़ी केंद्र में जो भवन जहाँ पे अभी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किया जा रहा है वो काफ़ी मतलब जो निर्धारित जो परिमाप है उसके अनुसार नहीं है। तो इसमें प्रारंभिक स्तर पे तो अभी CDPO के द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ है कि अभी अस्थायी तौर पे वहाँ पे संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में यथाशीघ्र जो इसका स्थायी भवन आंगनबाड़ी केंद्र का वो निर्माण कराकर वहाँ पे उसको शिफ्ट किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से जल्द नए भवन का आश्वासन मिला है। वहीं साल 2025 के बजट में भी सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए आवंटित धनराशि को बढ़ाया गया था, पर उसके बावजूद आंगनबाड़ी केंद्रों की दशा में सुधार नहीं हो पा रहा है। NDTV के लिए बलरामपुर से ब्रिजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। 2 ऐसे मामले जिनमें प्रेम संबंधों के चलते कुल 5 लोगों की जान चली गई और मामला सागर बलरामपुर का है, जहां सागर में परिवार के 4 लोगों ने महिला के प्रेम प्रसंग से परेशान होकर जान दे दी, तो वहीं एक महिला ने अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। रिपोर्ट देखिए। जहां एक पत्नी अपने पति के दूसरे शादी से नाराज थी, वहीं दूसरी तरफ एक परिवार जो महिला के अवैध संबंध से परेशान था और दोनों ही मामलों में कुल 5 लोगों की जान गई। जहां एक परिवार के 4 लोगों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली, तो वहीं पति की दूसरी शादी से नाराज पहली पत्नी ने पति को करंट देकर मौत की नींद सुला दी। बता दें कि सागर में पहले 4 लोगों की आत्महत्या की खबर सामने आई और सामूहिक आत्महत्या का कारण जमीन विवाद बताया गया और सुसाइड नोट पे संपत्ति विवाद और पत्नी को अधिकार न देने की बात लिखी गई। मृतकों की पहचान मनोहर लोधी, उसकी बुजुर्ग मां फूलन रानी लोधी, बेटी शिवानी और बेटे अनिकेत के रूप में हुई थी। पर आत्महत्या की वजह से जब पर्दा उठा तो मामला जमीन विवाद का नहीं बल्कि पत्नी के अवैध संबंधों का था, जहां परिवार पत्नी के अवैध संबंध से नाराज था। वहीं जब परिवार ने विरोध किया तो महिला ने परिवार को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी, जिससे परेशान होकर परिवार ने आत्महत्या का कदम उठाया। वहीं अब पुलिस ने महिला और उसके प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल के पेश किए गए, जिससे ये प्रमाणित हुआ कि द्रौपदी का सुरेंद्र के साथ प्रेम प्रसंग है। इसी बात को लेकर आज से घटना के करीब 1 महीने पहले शिवानी जो मनोहर की बेटी है, उसने भी अपनी मां द्रौपदी और सुरेंद्र को नीचे भैंस वाला जहाँ कमरा में भैंस बनती है वहाँ पर इनको आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। उसके फिर 15 दिन बाद शिवानी ने दोबारा इनको आपत्तिजनक स्थिति में देखा, तो उसने परिवार में अपनी दादी, छोटे भाई और पिता को भी ये बात बताई। तो पूरे परिवार ने द्रौपदी को समझाने का प्रयास किया। जिस दिन उसको समझाया था, घटना के 3-4 दिन पहले उसको समझाया था, और परंतु वो नहीं मानी। वहीं बलरामपुर जिले में भी जब एक युवक की मौत की गुत्थी सुलझी तो पत्नी ही पति की कातिल निकली, जिसमें पत्नी ने ही पति की मौत के लिए साजिश के जाल बिछाए थे। महिला पति की दूसरी शादी से नाराज थी, जिसके चलते महिला ने पति को मौत के घाट उतारने की साजिश रची। महिला ने पति को बिजली से संबंधित चीजें ठीक करने के लिए बुलाया और हाथ पैर बांधकर करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी और फिर पड़ोसी को फोन कर दोनों को करंट लगने की जानकारी दी। जब मौके पर पुलिस की टीम पहुंची तो महिला पुलिस को देखकर बेहोश हो गई। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो गई थी। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी महिला ने अपना जुर्म कबूल किया है।
तत्काल पुलिस थाना प्रभारी कोतवाली पुलिस पार्टी हाँ मौके पहुँचे और दरवाज़ा खुलाया गया तो देखा कि मृतक मनोज गुप्ता अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके हाथ पैर कपड़े से बंधे हुए थे। प्रथम दृष्टया तत्काल उसको उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया गया, जहां डॉक्टरों ने देखा कि उसके बॉडी में कुछ छोटे चोट के निशान थे। डॉक्टर ने चेक करने पर घोषित कर दिया। तो प्रथम दृष्टया घटनास्थल पर निरीक्षण एवं प्रोसीजर आधार पर मामला हत्या का होना प्रतीत हुआ। थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 105 धारा 103 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान स्पष्ट हुआ कि मृतक की पत्नी पार्वती गुप्ता के द्वारा ही उसके हाथ पैर को बांधकर बिजली करंट लगाकर हत्या किया गया है। तो आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया है, रिमांड भेजा गया है। रिश्तों में बुने जा रहे साजिश के जाल सिर्फ एक रिश्ते के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में सवाल खड़े होने की आखिर क्या वजह है कि जो आज के समय में पति पत्नी जैसे मजबूत रिश्तों की डोर भी कमजोर पड़ रही है। एनडीटीवी के लिए सागर से हनी दुबे और बलरामपुर से विजेंद्र की रिपोर्ट।